4 सीटों पर जो बिहार में फर्स्ट फेज में चुनाव होगा तो उसमें जमुई भी है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि वो जमुई जाएंगे, चूँकि अपने सीट पर भी जाएंगे और दूसरे की सहयोगी दलों के प्रचार में भी जाएंगे। तो चिराग पासवान ने उनसे आग्रह किया होगा कि आप आएँ प्रचार में वहाँ, तो उनको मान लिया होगा कि चूँकि प्रधानमंत्री भी उनको बहुत उनसे स्नेह रखते हैं। मतदाताओं को भी इतनी समझ तो है कि वो समझेगा कि तेजस्वी यादव बहुत कुछ करेंगे तो बिहार में करेंगे। तो तेजस्वी यादव का जो रोजगार का मुद्दा है वो विधानसभा के चुनाव में प्रभावी हो सकता है, उसमें असर डाल सकता है, मगर लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव का मुद्दा प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि बिहार को भी केंद्र सरकार ने बहुत मदद दी है, बहुत तरह की के विकास काम हुए हैं केंद्रीय सहायता से। तो वो सब जब गिनाए जाएंगे और प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां बताएंगे तो उसमें तेजस्वी यादव कहाँ खड़े होंगे, कहीं नहीं खड़े होंगे, और थोड़ा सा वजन मिलेगा भी तो अंत में चारा चोर वाला ठप्पा लग जाएगा। आज दिल्ली में तो खूब गरजे हैं, तो वहाँ आप देख लीजिए कि मंच पर कौन कौन लोग थे। मोदी जी जो कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, तो वो गलत नहीं कहते हैं। अख्तरुल ईमान वहाँ भारी पड़ेंगे, मोहम्मद जावेद पर वो भारी पड़ेंगे, क्योंकि अख्तरुल ईमान एक तो कि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समय देते हैं। पिछले बार हालांकि हार गए थे वो, मगर इस बार देखिए, अगर इस बार थोड़ी नाराज़गी है उनसे, कांग्रेस के जो नेता हैं, सांसद हैं, उनसे कि उन्होंने क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया, लोगों से मिलना जुलना उनका कम हो गया, ये सब शिकायतें हैं। तो ये शिकायतें तो आम हैं, सब नेताओं से लोगों की होती हैं। अख्तरुल ईमान का अपना वोट वहाँ होगा, अपना जनाधार होगा, या ओवैसी फैक्टर भी काम करेगा? ओवैसी कुछ प्लस करेंगे, ओवैसी तो पहले भी उनको प्लस कर रहे थे, और इनका अपना आधार भी है। उस आधार वोट में, उस पहचान में ओवैसी की पहचान और ओवैसी की ताकत प्लस कर देगी। चुनाव के जब समय आते हैं तो अक्सर नेता लोग जब स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो पार्टी छोड़ ही देते हैं। ऐसा तो नहीं कि अनिल शर्मा भी कहीं से टिकट चाहते थे, टिकट मिला नहीं, तो अब एक अभियान छेड़ कर राजद से नाता जोड़कर खुद को अपने को अलग कर लिए कि कहीं और बात बन जाए? हो सकता है, नेता हैं तो मन में इच्छा रहती है सबके कि चुनाव लड़ने की। इन्होंने तो अभी कहा है कि हम किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, मगर जिस तरह के राजनीतिक प्राणी हैं अनिल शर्मा, तो उनके अंदर का कीड़ा बहुत दिन तक शांत उनको बैठने नहीं देगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। अगर एक नज़र सुर्खियों पर डालें तो सबसे पहले बात हम बिहार के युवाओं की करेंगे, क्योंकि आज बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी हुआ। 82.91% छात्र छात्राओं ने इसमें कामयाबी हासिल की है। अगर टॉपर की बात करें तो पूर्णिया के शिवांकर कुमार का रैंक 1 रहा, जबकि समस्तीपुर के आदर्श कुमार रैंक दूसरे पर रहे, और तीसरे नंबर पर 4 छात्र छात्राओं को जगह मिली है। टॉप 10 में कुल 51 छात्र छात्राएं हैं। इसके बाद अब बातचीत बिहार की कैसे ना हो, और उसमें भी राजनीति की, क्योंकि हाल के दिनों में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हुई हैं, उसमें कांग्रेस को ही लगातार झटका लग रहा है। पहले तो राजद ने सीटों के बंटवारे से पहले सिंबल बांटने शुरू कर दिए, फिर जो सीट दिया उसमें जो चाहिए था वो नहीं मिला, और अब कांग्रेस के बड़े नेता उनका दामन छोड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने आज कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, और लोकसभा चुनाव से पहले इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। पप्पू यादव की एंट्री के बाद अब कांग्रेस में जो बगावत के सुर हैं वो देखने को मिलने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा देखिए, राजद नेता, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दिल्ली में विपक्ष की रैली में रामलीला मैदान के मंच पर नजर आए, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। लोकतंत्र बचाओ महारैली का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया गया था, जहां पर तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया, अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर से बहुत तेजी से वायरल है। पीएम मोदी पर उन्होंने तीखे हमले किए हैं, धोखेबाज भी बताया, गारंटी वाली बात को चाइनीज माल कह दिया, और यह भी कहा कि आंधी की तरह आए थे और तूफान की तरह चले जाएंगे। इसके अलावा देखिए, राजद के तरफ से उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने सीटों पर नामों का ऐलान शुरू कर दिया है। 9 सीटें महागठबंधन में कांग्रेस को मिली है, जिसमें से भागलपुर
किशनगंज और कटिहार सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। तो बातचीत इसी पर करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहले चर्चा अनिल शर्मा की करेंगे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कद्दावर नेता, पुराने नेता, और जब पप्पू यादव की एंट्री का इल्जाम लगाकर वो कांग्रेस छोड़ेंगे तो माना जाएगा मामला गंभीर है। बिल्कुल गंभीर है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति बिहार में बहुत ही खराब हो गई है और कह सकते हैं कि वो दया की पात्र हो गई है। चुनाव के मैदान में मुकाबला करना तो दूर, उसके पहले ही पार्टी बिखर रही है। और पप्पू यादव को जब शामिल किया गया था कांग्रेस में दिल्ली में, तब इन्होंने कमेंट किया था अनिल शर्मा ने कि अब कांग्रेस पप्पू के चप्पू से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा। इस तरह से व्यंग किया था। और उन्होंने ये 2 पेज की चिट्ठी लिखी है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को भेजा है। इसमें उन्होंने इस्तीफे की वजह बताई है कि क्या वजह है कि जिसके चलते वो इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो रहे हैं। 39 वर्षों से, ये वो लिख रहे हैं कि 39 वर्षों से, 39 साल से वो कांग्रेस में हैं और 2 साल के लिए अध्यक्ष भी रहे, 2 साल के लिए महासचिव भी रहे पार्टी के। और इनके समय में इन्होंने दावा किया है कि वो जब अध्यक्ष थे तब 11% अधिक वोट मिले थे उनके पीरियड में, और जैसे वो अध्यक्ष से हटे फिर वोट घट के 6.5% आ गया था। तो ये बतलाता है कि कांग्रेस में बिल्कुल एकता नहीं है। बड़े नेता नाराज हैं और पप्पू यादव को लेकर के नाराजगी है। और दूसरी इनकी नाराजगी की वजह है कि राजद का पिछलग्गू बना देना कांग्रेस को। कांग्रेस एक समय ऐसा था कि बिहार में कांग्रेस की तूती बोलती थी, उसकी हुकूमत रहती थी, यहाँ सरकार रहती थी। तो जैसे केंद्र में उसकी हालत हो गई है दयनीय, वैसे ही प्रदेशों में भी उसकी हालत दयनीय हो गई है। तो इसको लेकर के उनकी नाराज़गी ज़्यादा है कि क्यों हम राजद के पिछलग्गू बने हुए हैं। और राजद ने ही कांग्रेस से सत्ता ली थी। लालू प्रसाद थे उस समय, तो जनता दल था। तो लालू प्रसाद ने सत्ता हासिल की थी कांग्रेस को हरा करके, और अब वही लालू प्रसाद के पिछलग्गू बन गई है कांग्रेस, और लालू प्रसाद चुन चुन करके कांग्रेस को किनारे करते जा रहे हैं। ऐसी रणनीति अपना रहे हैं कि कांग्रेस दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। ये तो सही भी लगता है कि बिना बातचीत के, बिना सीट शेयरिंग के आप अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट रहे हैं और कांग्रेस को ठेंगा दिखा रहे हैं। उसका भी उल्लेख है इस पत्र में। ये 2 पन्ने का जो पत्र है इसमें उसका भी उल्लेख है कि जिन सीटों पर कांग्रेस की मजबूत दावेदारी थी, जहाँ से जीतने की ज़्यादा संभावना थी, उन सीटों पर बगैर तालमेल के पहले ही उन्होंने अपने उम्मीदवार दे दिए, सिंबल दे करके भेज दिया क्षेत्र में। और जब फर्स्ट फेज का काम ख़त्म हो गया तब उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा की, और उसमें कांग्रेस के जो दावे के सीट थे उसमें एक भी सीट नहीं मिला। फिर किसी तरह करके कटिहार की 1 सीट मिली, भागलपुर की सीट 1 मिल गई, बाकी की जो औरंगाबाद की सीट थी, सासाराम की सीट थी, पूर्णिया की सीट थी, वो सब चली गई। और पप्पू यादव भी इसी के लिए गए थे वहाँ की पूर्णिया की सीट मिल जाएगी। अब वो अलग पेश में है पार्टी की, क्या करें। पप्पू निर्दलीय लड़ने पर आमादा हैं, तो उनको पार्टी से निकालें कि फिर फ्रेंडली फाइट होगा तो लालू जी कहीं बुरा न मान जाएं, ये भी डर है। तो ये कांग्रेस एक चक्रव्यूह में फंस गई है, और उसकी वजह है लालू प्रसाद। उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल पंगु कर दिया है, और ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं उनको। एक कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि जिस समय राहुल गांधी गए और उनके बावर्ची खाने में लालू प्रसाद के मटन बनाना सीखने लगे, उसी समय कांग्रेस का भविष्य खत्म हो गया। वो लालू प्रसाद के सुपुर्द हो गया। तो लालू प्रसाद तो अपने जेल आते जाते रहते हैं, अब कांग्रेस की भी वही स्थिति होगी। तो ये तो एक वानगी है। अनिल शर्मा का पार्टी छोड़ना एक उदाहरण है। अभी हो सकता है कि और भी नेता उसके पार्टी छोड़े बाहर आए। अनिल शर्मा के बारे में हो सकता है कि बहुत युवा तो नहीं जानते होंगे, लेकिन क्योंकि आपने उनको अच्छे से देखा है, समझा है, अब उनके पार्टी छोड़ने से कांग्रेस कितना कमजोर होगी? देखिए, वो बड़े जुझारू नेता हैं। अनिल शर्मा पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव उन्होंने निर्दलीय जीता था, बगैर किसी संगठन के।
उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा और जीत गया, और उस समय तमाम संगठन, छात्र संगठन भी उस चुनाव में अपने उम्मीदवार दिया था उन लोगों ने, मगर उन सबको पराजित करके जीता। और लगातार आंदोलन में रहे वो छात्र संघ के बैनर तले। और उस समय जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी, जगन्नाथ मिश्र के खिलाफ काफ़ी उन्होंने आंदोलन किया उस समय। हालांकि बाद में फिर उसी कांग्रेस में चले गए। तो जुझारू व्यक्तित्व हैं, और जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तभी उन्होंने एक नई जान ला दी थी पार्टी में, और भाषण देने की कला में माहिर हैं, संपर्क करने में माहिर हैं, लोगों को अपना बनाने में माहिर हैं, ये सब खूबियां हैं उनमें। मगर पार्टी जिस तरह से ये कर रही है उसमें स्वतंत्र सोच वाले नेताओं की जगह नहीं है। सिर्फ आप हाँ में हाँ मिलाते रहिए, ये सिर्फ कांग्रेस की बीमारी नहीं है, ये तमाम पार्टियों में यही हो गया है कि आंतरिक लोकतंत्र उनका समाप्त हो गया है। आप पार्टी नेतृत्व के राय से अलग राय नहीं रख सकते हैं। अगर आपने कुछ उनकी राय के से अलग राय रख दी तो इसका मतलब माना जाएगा कि आप पार्टी विरोधी कार्रवाई में लिप्त हैं। तो इसलिए पार्टी में अब प्रतिभावान लोग नहीं जा रहे हैं। लालू यादव ने बिहार में कांग्रेस को बिल्कुल किनारे करके उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन दिल्ली में जो बैठे पदाधिकारी हैं उनको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर बाद में बातचीत होकर सीटों पर तालमेल बनता है, तेजस्वी यादव मंच साझा करते हैं। तो माना जाए कि बिहार कांग्रेस को पार्टी नेतृत्व ने लालू यादव को सौंप दिया है। कांग्रेस की स्थिति देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर बहादुर शाह जफर जैसी हो गई है। बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के अंतिम बादशाह थे। तो एक समय ऐसा आया कि उनकी हुकूमत सिर्फ लाल किले के अंदर सिमटी रह गई थी। पूरी दिल्ली पर अंग्रेज़ों का और दूसरे लोगों का कब्जा हो गया, सिर्फ लाल किले के वो सम्राट थे। तो वही स्थिति कांग्रेस की हो गई है। जो 10 जनपद है वहाँ के सम्राट हैं कांग्रेस के नेता। तो लगता है कि अभी भी हमारे हाथ में हुकूमत है और पूरा देश हमारी जय जयकार कर रहा है। तो इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है, कौन आता है कौन जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस छोड़ के जो बड़े बड़े नेता निकले उनका इंटरव्यू आप देख लीजिए तो उससे लगता है कि कितने लापरवाह हैं ये लोग, सीरियसली लेते नहीं। इनके लिए पार्टी जो है वो प्रमुखता में नहीं है। इनका फर्स्ट टारगेट जो है या फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो कुछ दूसरा काम है। सेकंड, थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी में पार्टी का काम आता है। तो इसलिए पार्टी लुंज पुंज हो गई है, किसी को कोई परवाह नहीं है। चुनाव के जब समय आते हैं तो अक्सर नेता लोग जब स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो पार्टी छोड़ ही देते हैं। ऐसा तो नहीं कि अनिल शर्मा भी कहीं से टिकट चाहते थे, टिकट मिला नहीं, तो अब एक अभियान छेड़कर राजद से नाता जोड़कर खुद को अपने को अलग कर लिए कि कहीं और बात बन जाए। हो सकता है, नेता हैं तो मन में इच्छा रहती है सबके कि चुनाव लड़ने की, मगर इनका नाम कहीं आया नहीं और इन्होंने दावेदारी भी पहले पेश नहीं की थी कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। अनाउंसमेंट भी हो चुका है। हाँ, तो इसलिए अब वो तो संभावना नहीं बचती है। मगर पार्टी के कार्यकलापों से ये नाराज थे और पार्टी में इनको प्रमुखता भी नहीं मिल रही थी। और इन्हीं की जाति के वो अखिलेश सिंह जो हैं वो अध्यक्ष हैं, तो इसलिए और ये उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बड़ा अच्छा आपने बताया, जाति वाला फैक्टर बिहार में तो जातीय गणना के बाद अब और ज़्यादा उफान पर है। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो सबसे अधिक अगरों को टिकट देने जा रही है, और एक अगरे जो पार्टी के पुराने नेता थे वो साइड हो गए। तो अखिलेश सिंह से भी इनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। वैसे अखिलेश सिंह से किसी की ट्यूनिंग उनकी सिर्फ लालू जी से अच्छी ट्यूनिंग है और सेंट्रल लीडरशिप को उन्होंने साथ रखा है। जैसे पप्पू यादव पर भी निशाना साधते हैं। हाँ, पप्पू यादव पर भी निशाना साध। पप्पू यादव पर तो अखिलेश सिंह चुप हैं, कुछ बोलते नहीं। अनिल शर्मा बोल रहे थे तो अब तो वो पार्टी के बाहर आ गए। उन्होंने पत्र में ये भी लिखा अनिल शर्मा ने कि पप्पू यादव की स्थिति पर कुछ बोलने से बच रहे हैं हमारे अध्यक्ष। और वो जब शामिल हुए तो उसमें शामिल नहीं हुए कार्यक्रम में। जब पार्टी में विलय किया उन्होंने कांग्रेस में पप्पू यादव ने, तो प्रदेश अध्यक्ष वहाँ गए नहीं, इनको पूछा नहीं गया या इन्होंने नाराज़गी जाहिर करते हुए नहीं गए वहाँ। तो ये स्थिति, तो आपसी मनमुटाव, झगड़ा भी है और पार्टी की दुर्दशा से पीड़ा भी है। और ये भी देखते हैं नेता कि भाई हमारा राजनीतिक भविष्य अब यहाँ सुरक्षित नहीं है। जो पार्टी खुद लड़खड़ा रही है और दूसरे को क्या सहारा देगी। तो इसलिए किनारे हो रहे हैं जहाँ रास्ता मिलेगा। अब इन्होंने तो अभी कहा है कि हम किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, मगर जिस तरह के राजनीतिक प्राणी हैं अनिल शर्मा,
तो उनके अंदर का कीड़ा बहुत दिन तक शांत उनको बैठने नहीं देगा। वो राजनीतिक कीड़ा जो है वो किसी न किसी पार्टी के दरवाजे पर ले जाके खड़ा कर देगा इनको। तो किसी पार्टी में जाएंगे तो दूसरा विकल्प वो एनडीए की पार्टियां ही हैं, तो ज़्यादा संभावना है कि जदयू में चले जाएं। अब तो कांग्रेस की बातचीत चल रही है, तो आज 9 सीटों में से 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। कटिहार से पूर्व सांसद तारिक अनवर हैं। भागलपुर सीट जो है लंबे अरसे के बाद कांग्रेस के खाते में गई है, गठबंधन के अंदर अजीत शर्मा को टिकट मिल गया है। और किशनगंज से जो सिटिंग सांसद है मोहम्मद जावेद, वही खड़े किए गए हैं। लग रहा है कि अभी 3 सीटों पर तो लगता है कि ठीक ठाक उम्मीदवार इन्होंने दिए हैं। हाँ, अजीत शर्मा जो भागलपुर हैं वहाँ से विधायक भी हैं, स्थानीय विधायक हैं शहर के, और मजबूत उम्मीदवार हैं वहाँ से। वो भी भूमिहार हैं। वो भी भूमिहार हैं। अब कितनी सफलता मिली ये अलग बात है। एक समय में भागवत झा आजाद जैसे नेता वहाँ से जीत करके जाते थे। फिर उसके बाद तो फिर वो सीट चली गई सदानंद सिंह भाजपा आखिरी बार का। हाँ, गठबंधन में लड़े थे। हाँ लड़े थे मगर जीत नहीं पाए वो। तो उसके बाद सीट वो एनडीए के पास चली गई। एनडीए जीतती रही वहाँ से। अश्विनी चौबे के फूफा जी वहाँ से सांसद रहे। आरजेडी भी जीती। आरजेडी भी जीती वहाँ से। चुनचुन यादव जनता दल के रहे। तो कांग्रेस का वहाँ से लंबे समय से एक तरह से पत्ता साफ था। अब इस बार ये नए कैंडिडेट बने हैं अजीत शर्मा, तो देखिए इनका क्या होता है। चर्चा इनकी बेटी का था, बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा का। हाँ, तो इन्होंने कहा था कि अगर पहले उनका नाम आ जाता तो वो लड़ती है, नहीं तो चूंकि हमारा नाम आ गया, पार्टी ने हमको तय कर दिया है तो इसलिए हम लड़ेंगे। तो उन्होंने पार्टी पर ये छोड़ दिया था कि पार्टी ये तय करे कि किसको लड़ना है, बेटी की लड़ेगी या मैं लड़ूंगा। किशनगंज का भी लड़ाई जो है वो भी दिलचस्प हो सकता है। मोहम्मद जावेद तो सिटिंग सांसद हैं, लेकिन त्रिकोणीय मामला बनेगा, क्योंकि एक तरफ जेडीयू के जो है मास्टर साहब वो मैदान में हैं, और दूसरी तरफ एआईएमआईएम से अख्तरुल ईमान है, और उनका भी जनाधार किशनगंज में कम नहीं है। अख्तरुल ईमान वहाँ भारी पड़ेंगे मोहम्मद जावेद पर। वो भारी पड़ेंगे क्योंकि अख्तरुल ईमान एक तो कि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समय देते हैं, जनता से उनका लाइव कांटेक्ट रहता है। दूसरे की सबके सुख दुख में वो खड़े रहते हैं, अच्छे स्पीकर हैं और जुझारू नेता हैं। तो इसलिए उनकी एक अलग पहचान है क्षेत्र में। और पिछले बार हालांकि हार गए थे वो, मगर इस बार देखिए, अगर इस बार थोड़ी नाराज़गी है उनसे, कांग्रेस के जो नेता हैं, सांसद हैं, उनसे कि उन्होंने क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया, लोगों से मिलना जुलना उनका कम हो गया, ये सब शिकायतें हैं। तो ये शिकायतें तो आम हैं, सब नेताओं से लोगों की होती हैं। अख्तरुल ईमान का अपना वोट वहाँ होगा, अपना जनाधार होगा, या ओवैसी फैक्टर भी काम करेगा? ओवैसी कुछ प्लस करेंगे। ओवैसी तो पहले भी उनको प्लस कर रहे थे, और इनका अपना आधार भी है। उस आधार वोट में, उस पहचान में ओवैसी की पहचान और ओवैसी की ताकत प्लस कर देगी। तो इसलिए संभावना बनती है। अब बाकी तो जनता तय करेगी कि क्या होगा। आपका मानना है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें सब तीनों ही उम्मीदवारों में फाइट अख्तरुल ईमान से होगा। अख्तरुल ईमान जरूर फाइट में रहेंगे और मजबूत वहाँ से फाइट देंगे वो। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्रधानमंत्री पीएम मोदी को लेकर भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि 4 अप्रैल को जमुई में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, और जमुई से अभी वर्तमान में चिराग पासवान ने अपने जीजा अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है। पहला कार्यक्रम लोकसभा चुनाव का, और वो भी जमुई में चिराग पासवान के कैंडिडेट के लिए। माना जाए कि अब हनुमान को लेकर राम जो है बहुत ज़्यादा अब है कि अब इनको आशीर्वाद दिया जाना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान को एनडीए में बहुत महत्व मिल रहा है, और इसके चलते वो उत्साहित भी हैं। और दूसरे की प्रथम चरण में वहाँ चुनाव है, 4 सीटों पर जो बिहार में फर्स्ट फेज में चुनाव होगा, तो उसमें जमुई भी है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि वो जमुई जाएंगे, चूँकि अपने सीट पर भी जाएंगे और दूसरे की सहयोगी दलों के प्रचार में भी जाएंगे। तो चिराग पासवान ने उनसे आग्रह किया होगा आप आएँ प्रचार में वहाँ, तो उनको मान लिया होगा कि चूँकि प्रधानमंत्री भी उनको बहुत उनसे स्नेह रखते हैं, तो इसलिए उन्होंने वो उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया होगा। और 4 कहा जा रहा है कि जमुई में इस बार कांटे की लड़ाई हो सकती है। पीएम मोदी आएंगे तो उसका कुछ लाभ मिल सकता है? बिल्कुल लाभ मिलेगा। पीएम की जो लोकप्रियता है अभी, मोदी जी की लोकप्रियता तो वो सबसे ऊपर है, तो उसका फायदा तो मिलेगा ही। जहां वो जाएंगे प्रचार में उसका फायदा मिलेगा। दूसरे की देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि
जो डायरेक्ट बेनिफिट वो पहुंचा रहे हैं लाभुकों को, सीधे उनके दरवाजे तक, उनके घर तक फ़ायदा पहुंच रहा है। विभिन्न योजनाओं का, विभिन्न तरह की सहायता सामग्रियों का जो ये चल रहा है, योजनाएं जो चल रही हैं, उसका फ़ायदा जिनको मिल रहा है, वो एक अलग वोट बैंक तैयार हो गया है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं का एक वोट बैंक तैयार कर लिया था, जीविका दीदियों के माध्यम से, शराबबंदी के माध्यम से, तो महिलाओं का एक बड़ा वर्ग उनके समर्थन में खड़ा है। उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी का भी एक बड़ा वर्ग समर्थक हो गया है, जिनको सरकार से, केंद्रीय सरकार की योजनाओं से लाभ मिला है। उसमें सभी जाति, धर्म और मजहब के लोग हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है और सब लोग मोदी के साथ खड़े हैं। तो ये एक बड़ा सपोर्ट होगा चुनाव में। वो जो बड़ा एक जनाधार तैयार हुआ है, वो तो मोदी के कहने पर वोट करेगा, तो वो फ़ायदा तो मिलेगा ही। जिस सीट पर जाएंगे वो प्रचार में या ऐसे भी जो उनकी अपील है, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। तेजस्वी यादव जो बेरोजगारी का उन पर ठप्पा लगाते हैं कि आपके कार्यकाल में ज़्यादा रोजगार नहीं मिला, हमने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, तो एक वो विरोध क्या वो झेलना पड़ सकता है? विरोध इसमें नहीं होगा। देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तेजस्वी यादव बिहार की बात करेंगे और ये है केंद्रीय चुनाव है, लोकसभा के लिए ये चुनाव है, तो ये मतदाताओं को भी इतनी समझ तो है कि वो समझेगा कि तेजस्वी यादव बहुत कुछ करेंगे तो बिहार में करेंगे। तो तेजस्वी यादव का जो रोजगार का मुद्दा है, वो विधानसभा के चुनाव में प्रभावी हो सकता है, उसमें असर डाल सकता है, मगर लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव का मुद्दा प्रभावी नहीं होगा। और भारत सरकार ने भी नौकरियां दी हैं। हालांकि ये ठीक है कि अभी भी बहुत सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं और उन पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो वो एक मुद्दा बन सकता है, मगर वो बहुत ज़्यादा असर नहीं डालेगा बिहार का इशू जो है, क्योंकि बिहार को भी केंद्र सरकार ने बहुत मदद दी है, बहुत तरह के विकास काम हुए हैं केंद्रीय सहायता से। तो वो सब जब गिनाए जाएंगे और प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां बताएंगे, तो उसमें तेजस्वी यादव कहाँ खड़े होंगे? कहीं नहीं खड़े होंगे। और थोड़ा सा वजन मिलेगा भी तो अंत में चारा चोर वाला ठप्पा लग जाएगा, तो सारा कुछ पंचर हो जाता है वहीं आके, फिर जंगल राज का एक ठप्पा लग जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ही कभी उनका पीछा छोड़ पाएँ तेजस्वी यादव का। ये सबसे बड़ा बैकड्रॉ है। हालांकि तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, और ठीक है, उन्होंने काम भी अच्छा किया, रोजगार नौकरी उन्होंने दिलवाई ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, मगर जो उनके पिताजी के कामकाज का जो बदनामी है उनके कार्यकाल की, वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। आज दिल्ली में तो खूब गरजे हैं, तो वहाँ आप देख लीजिए कि मंच पर कौन कौन लोग थे। मोदी जी जो कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, तो वो गलत नहीं कहते हैं। केजरीवाल की पत्नी वहाँ थी, सोनिया गांधी थी, प्रियंका गांधी वाड्रा थी, राहुल गांधी थे, हेमंत सोरेन की पत्नी थी। तो उसमें 3-4 लोग तो ऐसे थे, 5 लोग जो जिन पर मुकदमे चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, उसमें राहुल और सोनिया भी शामिल हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार के और मामला चल रहा है, दोनों जमानत पर हैं। विपक्ष का तो यही कहना है कि जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। ज़बरदस्ती कैसे फंसाया जा रहा है? ये जो मामला है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर, जो हेराल्ड बिल्डिंग को हड़पने का मामला है, वो तो पहले से चल रहा है और वो सरकार ने नहीं किया है। वो PIL के थ्रू वो मामला सुब्रमण्यम स्वामी ने PIL डाल करके वो किया वो ये, तो उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। केजरीवाल को लेकर जो मामला, केजरीवाल को लेकर के मामला, तो वो तो मामला अब झूठा आरोप नहीं माना जा सकता, क्योंकि कोर्ट ने उनको कस्टडी में दिया ED के, और 9 बार सम्मन दिया गया कि आप आइए पूछताछ के लिए। वो भागे चल रहे थे, अंत में पकड़ के ED ने लाया उनको, तो और कोर्ट में दस्तावेज पेश किए गए, तो कोर्ट उनसे मुतमईन हुआ, तब उसने उनको ED में कस्टडी में दिया। फिर दोबारा जब कस्टडी समाप्त हुआ, पहली कस्टडी, तो फिर कस्टडी बढ़ाने की अपील भी की गई। तो उनके वकील ने, केजरीवाल के वकील ने पुरजोर विरोध किया, बड़े बड़े वकील खड़े थे, मगर जो ED ने दस्तावेज जो दिखाए कोर्ट में जजों को, तो फिर ED को दोबारा भी कस्टडी मिल गई। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी का गारंटी नहीं, चाइनीज माल है, आधी की तरह आए थे, तूफान की तरह चले जाएंगे। ये सब तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और ये राजनीति में तो ये सच है कि कोई
आजीवन प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकता है। जैसे उनके पिताजी आजीवन अध्यक्ष बने हुए हैं वो है। और दूसरी भी कई पार्टियां ऐसे हैं जो आजीवन अध्यक्ष हो जाते हैं लोग, उसमें शरद पवार साहब भी हैं, तो शिबू सोरेन भी हैं बगल के प्रदेश के। तो वैसे प्रधानमंत्री कोई आजीवन नहीं हो सकता है, वो तो हर 5 साल पर चुनाव होना है, जनता जिसको चुनेगी वो वहाँ जाएगा। तो यही जनतंत्र है। जनता जिसको चुनेगी वही वहां जाएगा। और अब तो चुनावी बिगुल भी बज चुका है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण के लिए मतदान होंगे। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले हैं। दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू है, 4 अप्रैल तक चलेगी। लेकिन बिहार की राजनीति लगातार आपको कुछ ना कुछ नया दिखा रही है। अब कांग्रेस को में पहले इस बात को लेकर लफड़ा ये दिख रहा था कि बोले तो नेता बोले क्या, राजद सुन नहीं रहा है, लालू प्रसाद यादव सिंबल बांट रहे हैं। अब सीटों का बंटवारा हो गया तो पप्पू यादव बगावती तेवर में आ गए हैं, वो नामांकन करने की लगातार बात कह रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस के ही पुराने नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। अनिल शर्मा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दी। अब इन सब के बीच देखना होगा कि महागठबंधन बिहार में 40 सीटों पर कितनी मजबूती से लड़ रहा है और कांग्रेस के अंदर जो बगावती सुर शुरू हुए हैं वो खत्म कब हो रहे हैं। पप्पू यादव का यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ सबसे ज़्यादा पार्टी के अंदर नाराजगी हो गई है लेकर कि वो आखिरकार इस पार्टी में कर क्या रहे हैं। अब देखिए मुकेश सहनी की भी हालत पतली है, किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बने, लेकिन उनके तरफ से अभी भी कोशिशें जारी हैं कि महागठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। शायद कुछ स्तर पर अभी भी बातचीत चल रही है। कांग्रेस और राजद हो सकता है कि एक सीट अपना उनके लिए छोड़ दे, लेकिन जब तक ये सब चीजें तय होकर ऐलान ना हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच में अब सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बिहार में चुनावी बिगुल बजाने आ रहे हैं, अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और चिराग पासवान को जो सीट मिली जमुई, जहां से उनके जीजा खड़े हैं अरुण भारती, वहां पर वो अपना पहला चुनावी सभा 4 अप्रैल को करने जा रहे हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।